हाँ स्वामी जी, तो उनका जो एनलाइटनमेंट हुआ उसके बारे में बता दो। वो सुना था मैंने, किताबों में भी है। तो रोज घर के पास एक नौजवान थे, तो 4-4 बजे रात को चले जाते हैं ध्यान करने। ध्यान हो की आवाज़ें ऐसा किया करते थे। ऐसा किताबों से वो पढ़ने में सुनने में आया। अलग से मुझे पता नहीं, ऐसा भौतिक घर के पास ऊपर था हुआ है उनको एनलाइटनमेंट। ये भी जब ये बॉम्बे चले, वहाँ उन्होंने घोषणा की, तब हमको पता है। 1970 बॉम्बे चले गए, 30 जून 1970। उससे पहले कभी इनने जिक्र नहीं करा। यहाँ पे कोई चर्चा नहीं हुई, मुझे बिल्कुल जानता है। जब वहाँ चले थे चर्चा हुई, तो हम लोग बौद्ध व्यक्ति के पास जाके ध्यान कीर्तन इत्यादि करने के लिए। और यहाँ एक आश्रम भी है देवताल में, स्वामी आनंद विजय चलाते हैं। हाँ, आप गए हैं उधर? गया हूँ, एक दो बार गया हूँ। मानने में मेरी इच्छा थी कि देवता आश्रम में मैं अपनी गतिविधियों को चालू कर दूँ। हाँ, और मैं वहाँ रहना प्रारंभ करूँ, लेकिन कुछ उनका समझ में नहीं आया, अंतिम विद्या का कुछ। मैं अभी भी मेरी भावना तो है युकान। हाँ, देवताल वाले आश्रम में वो शिला मौजूद है, जिस तरह वो बैठ के ध्यान भी करते थे और पढ़ते थे, किताबें ले आते मौजूद है। तो उनका उसका एक अभिषेक दिवस मनाया जाए साल में एक बार, उस शिला तो अमर होता है। और ये करे कौन, थोड़ा सा मुझे देवता आश्रम जोड़ दिया जाए इस माध्यम से। आपने कहा था उनको ऐसा? आप कहा मतलब आप लोग देख रहे हैं, आप लोग कैसा और डिटेल चर्चा नहीं हुई। युक्रान मैगजीन करके होती थी, उसके बारे में कुछ बताइए। क्रांति दल का खर्च निकालना चाह रहे थे, उसका फाउंडर है चर्चा आप। हाँ, और उसके 2-3 अंक निकले। बाद में वो क्या हुआ था, उसको कैरियर भी बनाना था। मुझे मैंने वकालत का रजिस्ट्रेशन हुआ था, शादी हुई थी, तो कुछ ना कुछ काम करना था। मैं इसको कैरियर बना दिया जाए, तो उसको बहुत मेंबर भी बना दिए गए थे। माथेरान सेवन वगैरह तो बहुत मेंबर बने। तो जो भी कलेक्शन आता था इनका मेरे भाई जो अरविंद जैन को उनके पास भेज देता। तो पता नहीं कुछ लोगों का दिमाग था, प्रकाशक संपादक नहीं था, तो उसको बोले कि आप प्रकाशन समिति इसकी बना दें। तो प्रकाशन समिति के अंदर वो पेपर उसका कैरियर है, वो प्रकाशक वो प्रकाशन समिति मानी, तो प्रकाशन समिति ने अपने हाथ में ले लिया। कुल मिला के मुझे तो कहती शादी हो गई, वकालत करनी करना कुछ नहीं, अगर के माध्यम से कुछ नहीं होता। तो मैंने वकालत पर ध्यान देना चालू किया, प्रकाशन समिति पेपर को नहीं चला पाया। अच्छा, पर ओशो ने बोला था कि आपको ही रहने दें वो पेपर आपके साथ। बिल्कुल, मैं उसको पाक्षिक के बाद डेली अखबार बना के विश्व को ओशोमय बनाने की धारणा की, उसको डेली अखबार बना के। और ये आपने बात बताई थी भगवान को? सब मानता, वो जानते सोचता भी अजीब, वो करता भी अजीब। तो ये पूना जब गया था, मैं 20 पॉइंट्स प्रोग्राम बना के लेके गया था। सब प्रोग्राम देखते थे, ओशो वे ऑफ लाइफ, ओशो वे ऑफ थिएटर, ओशो वे ऑफ म्यूजिक, ओशो वे ऑफ एग्रीकल्चर, ओशो वे ऑफ स्कूल, 20 प्लस। ये कब गए थे आप? मैं जानवर 2 बार हुआ, 80 में और 90 में। 70 में जौनपुर छोड़े, फिर 80 में एक बार 90 में। तो प्रोजेक्ट उन्होंने देखा था 90 में। अच्छा, हमने खुद ने देखा? वो माँ वो लक्ष्मी दे गई। हाँ हाँ, वो लौट के आई, तो वो जो बहुत पसंद हुए, वो कहने लगे उसको जो करना है करने देना, बहुत डायनेमिक है। आपसे स्वयं नहीं मिले वो तब? वो सन्यासियों से मिलना अलाउ था, बाकी वो जिसमें पहले सन्यासी थे, तो जिसमें आने लगे सन्यासी से मिलना बनता। इसलिए फिर उन्होंने बुद्धा हाल में भाषण में 12-13 मिनट ब्रेक पर अलग से बोला। बोले इसके ऊपर के, इसके पहले के उपनिषद के प्रश्न पत्र को जौनपुर से अजीत आया है, यहीं कहीं बैठा हुआ, उससे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर उन्होंने संन्यास की प्रेरणा, ऐसे प्रेरक उद्बोधन देते हुए कहा कि संन्यास पे पूरे सलाम लगाओ। आपको बोला हूँ, वो रिकॉर्डिंग मिल सकती है? वो तो पुस्तक में तो है, रिकॉर्डिंग तो नहीं। अच्छा, पुस्तक 708 में है। तो अच्छा, आप तभी उधर पे प्रेजेंट थे और उन्होंने आपको बोला, और फिर आपने उसी के बाद संन्यास लिया? संन्यास लिया है। स्वामी आनंद स्वभाव हुआ करते, भारत के राजदूत कहलाते थे उनके। अच्छा, जौनपुर में शिविर रखवाया था, उसका आयोजन भी स्वामी बेन से हमने किया था। तो वहाँ जो 5 दिवसीय शिविर हुआ आनंद स्वभाव ने, तो आनंद स्वभाव से दीक्षा ली थी 95 में जहाँ तक। अच्छा, मतलब में शिविर रखा था।
ओशो के रहते हुए आपने संन्यास नहीं लिया? क्यों? ओशो, हाँ उनके रहते। तो उनसे आपने स्वयं नहीं ले पाए आप? नहीं। अभी एक नौबत आती तो कहता था कि मैं तो रोम में वो मेरे बसे और अलग से कौन सा संन्यास ले लूं। और भगवान ने जबलपुर में 7 दिन मृत्यु और जीवन पे भी कुछ बोला था। जीवन और मृत्यु का जो प्रवचन है वो है सेठ गोविंदास के महल में। सेठ गोविंदास कौन है? सेठ गोविंदास राष्ट्र विख्यात हिंदी के पुरोधा माने जाते हैं। अच्छा। और उन्होंने 110 किताबें लिखी हैं, नाटक इत्यादि अन्य किताबें हिंदी के ऊपर। तो देश के मशहूर हिंदी के, तो सेठ गोविंदास के लड़के की डेथ हुई जगमोहन दास की। ओके। वो जगमोहन दास की डेथ ये हुई कि वो प्रॉबेबल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने की संभावना थी। अच्छा। और वो ना बन गए डीपी मिश्रा, द्वारका प्रसाद मिश्र। अच्छा। उनको हार्ट अटैक हो गया। अब भले स्थान सुबह की निगरानी के घटना बता रहे। और तो गोविंदास जी एकदम विक्षिप्त, पागल, मेरा लड़का चला गया, मैं जी के क्या करूँगा। तो इनके जो करीबी लोग थे, श्याम सुंदर वड़ेरे इत्यादि, इनको 6 महीने तक देश के अनेकों साधुओं के पास लेगा, इत्यादि अनेकों साधु, इनको शांति मिले। कोई शांति नहीं, बस मेरे ग्वारी घाट के पास झोपड़ी बनवा दो, अब मेरे जीने कोई मतलब नहीं है। तो श्याम सुंदर वड़ेरे जी उसको मंगलवार की उसमें आते थे। उनका आप मेरे कहने मेरे साथ सारे फरान जगह, चलो भाई तुम कह रहे हो तो मैं चलता हूँ। वो नया लड़का क्या कर पाएगा, बोले इतनी जगह हुआ है, बोले आप चलो। तो वो गए हैं, उस समय मैं ही बैठा था। अच्छा। वो सिर्फ मंगलवार को ही मिलते थे क्या? नहीं, दोपहर में 3-4 बजे दीगर दिन में मिले। तो मैं पहुंचा तो गोविंदास जी आए, बड़े जी ने परिचय देते हुए कहा 6 महीने तक मैं इनको अनेकों साधु को पाल गए, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। एक ही प्रश्न किया था उसने, ये तो अपने बोलने लगे थे जी के ककल हुआ फलाम है। फिर बाबूजी अगर आप शांत हो तो मैं कुछ पूछूं। बोले पूछो भाई पूछो, मैं इतनी जगह हुआ। बोले आप जगमोहन दास को कितना चाहते थे? क्या बात कर, प्राण से ज्यादा। बोले फिर मर ही नहीं सकता है। अगर प्राण से ज्यादा चाहते तो आपके प्राण है, जगमोहन दास जिंदा और आपकी गोद में। इतना कह दो आप बोलिए, सुनता रहूँगा। 90 मिनट तक इन्होंने बोला है और 90 मिनट उन्होंने सुना है और आप बेबोल होकर चले गए। और फिर उन्होंने जीवन और मृत्यु पर अपने महल में, हनुमान साहब उनका महल है, एक जवानी महल लोगों को दिखवाने के लिए विजिटर प्लेस में माना जाता था बहुत पहले। अभी भी है महल का? भी है। अच्छा। अब विजिट का नहीं, 8 मंजिला महल है वो। तो वहाँ पे जीवन मृत्यु का प्रवचन रखाया था। जब उनने सुना कि इनने ऐसा बोला है तब उन्होंने कहा आप मेरे यहाँ जीवन मृत्यु का साथ दे, पूरी भी उस महल की पूरी वहाँ पे साथ दे। आप भी थे तब उधर पे? वो शुरू तो आप पहुँच जाता। हाँ, वो भी रिकॉर्डेड हुआ होगा जो उन्होंने बोला था। और जबलपुर में सर्वधर्म सम्मेलन जो होता था, जैन समाज का एक विंग होता है तारणपंथी। तो पखवाड़े में साल में एक बार सर्वधर्म सम्मेलन रखते हैं, साल में एक बार। हाँ, तो उसमें सभी संप्रदायों के अच्छे वक्ताओं को वहाँ बुलाया जाता है। तो उस सर्वधर्म सम्मेलन ये भी एक वक्ता है। अच्छा, ये जैन समाज की ओर से तारणपंथी कहलाते हैं। जैन समाज की ग्रुप होती है तारणपंथी। जी जानते। तारणपंथी है जैन समाज को भी। हाँ। तो ये 60 to 70 जो 20 था, हाँ, तभी हुए हैं। हाँ, इसी दौरान। जब आप पुणे गए थे, जब ओशो ने आपके ऊपर बोला था, तब कैसा वातावरण था पुणे का? और भगवान के लिए कैसे सन्यासी क्या सोचते थे और क्या सोसाइटी था? मैंने अनुभव किया, इनके आश्रम से कोई 2-4-5 किलोमीटर से वाइब्रेशन होने लगते थे अपने आप। और वहाँ के सन्यासी सिवाय भगवान के इनको कुछ समझते ही। सही बात, भगवान ही माना। उनने अपना नाम भगवान कर लिया था, पहले आचार्य थे, अब भगवान उनने ही करा था शायद। उनने रख लिया, लोगों ने कहना चालू कर दिया, वो चुप रह गए, वो चला क्रम। तो उस पर एक वार्ता भी उन्होंने की है
लोग मुझे भगवान कहें या कुछ कहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें तो कहते हो नर ही नारायण, तो अगर कुछ लोग भगवान कहें तुम्हें क्या दिक्कत है? तो बहुत गहरे देते थे बहुत। और अभी पुणे के जो आश्रम है उसके काफी विरोध हो रहा है, वो प्रॉपर्टी को बिकने हाँ, नहीं बिकने। हाँ। वो तो ये बड़ी मुसीबत ये है कि हर अच्छे आदमी के साथ जो भीड़ जुड़ जाती है, और भीड़ में दो ग्रुप बन जाते हैं अपने आप, लगभग ऐसा देखा है। वो दो ग्रुपों की लड़ाई मूल चीज को नुकसान पहुंचाती है। वो कहने पहुंचाए, करने पहुंचाए, तुम्हें सही सी जमीनों के लिए उपवास करते। पर मेरे को ये समझ में नहीं आता स्वामी जी कि ये ओशो ने इन्हीं लोगों को दीक्षा दी, इनके सानिध्य में रहे हैं ये, और ओशो के शरीर छोड़ने के बाद ये ऐसे कैसे कर सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी के उससे। यही आश्चर्य कि ओशो को इन्होंने सिर्फ अपना इमेज बनाने के लिए ग्रहण कर लिया या ओशो को ग्रहण कर लिया, क्योंकि ओशो को जो की जाता है उनको इन चीजों से, हाँ वही, ये तो अपना आइडेंटिफिकेशन बचा रहे हैं और लड़ रहे हैं, कोई अर्थ का नहीं है। और ओशो का जो सन्यास था, न्यू सन्यास करके, वो कब चालू हुआ और उसके बारे में कुछ बताया? 94 के करीब की संभावना है, 97। उससे पहले जबलपुर में कभी उन्होंने इसके बारे में चर्चा नहीं की? हाँ, और नव सन्यास है मतलब कि आप व्यापारी भी हैं, सन्यास रह सकते हैं। सन्यास रहकर आप ध्यान है और जाग के जीवन प्रारंभ कर देंगे, ये स्वाभाविक है। अगर आपका नाम बदल दिया गया, कपड़े बदल दिए गए, तो जागरण तो हो जाता है। मतलब पहले ऐसा था कि आप घर छोड़ें और वो सब आप जो हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर है, एक अवेकन आदमी होकर जीने लगेंगे आप, होश पूर्वक जिए साक्षी भाव में। बिल्कुल। तो अभी आपको क्या लगता है कि पुणे में जो विवाद चल रहा है उसका क्या सलूशन होना चाहिए? आपका कोई मैसेज सन्यासियों के लिए कि कुछ सॉल्व करें? किसी भी कीमत में स्वामी जी बुरा भाई मैं ये बताऊँ स्पष्ट कि ओशो की संपत्ति को लेकर विवाद करने का मतलब ये है कि इन्होंने ओशो को न जाना, न जिया, न समझा। और ये तो अब वो प्रॉपर्टी बेच के कई सब भी जो इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब बाहर कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और दूसरा मेरा निवेदन है कि वो प्रॉपर्टी कतई नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि जहाँ ओशो ने निवास किया वो ऊर्जा पिंड से भरी हुई धरती है, उसको बेच कर उन ऊर्जाओं के कणों को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये तो ओशो से प्रभावित लोग नहीं कह सकते कि वापस विवाद कर रहे हैं। ओशो का तकमा लेकर अपना आइडेंटिफिकेशन बताते हैं जी। और इनने उनकी बुक्स में भी एडिटिंग कर दी है, जो उनने बोले हैं शब्द उनने हेर फेर करे हैं, और कोई नकली विल बना ली है, फॉल्स विल, और बोल रहे हैं कि ओशो ही हमको ये सब बोल के गए थे। कभी ओशो ऐसा बोल सकते हैं? आपको क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ कि ये ओशो के नाम को अपने साथ जोड़ के अपने को कुछ बताते, ये सब ठगी लोग हैं, मायाचारी लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। एक आदमी सत्य की स्थापना करना है और तुमने उसको ग्रहण किया और जीवन में सत्य नहीं पाल सकते हो, कैसे तुम ओशो सन्यासी? बहुत बढ़िया। आश्चर्य होता है। मैं तो ये कहता हूँ जिसने ओशो को स्पर्श कर लिया, उसकी वाणी सुन लिया, उसके जीवन से कभी मायाचारी, कभी ठगी, कभी असत्य बातों का होना ही नहीं चाहिए। क्या किया जाए? ओशो अमेरिका भी गए थे कुछ सालों के लिए। हाँ गए थे। हाँ, उसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें। गोरेगांव पार्क करीब 700 एकड़ की भूमि, वो तो उन्हें पूरी बदल दी थी। वहाँ की सड़कें देखने लायक, रजनीशपुरम के नाम से जी। वहाँ की लाइटिंग सिस्टम देखने लायक, वहाँ का प्रशासन देखने लायक। तो वहाँ की गवर्नमेंट जॉन एफ कैनेडी थे जहाँ तक उस समय, ताकि मुझे देख के आओ, वहाँ लोगों को भेजने लगे देखने वहाँ पर। और स्थिति ये बन गई कि वहाँ के जो लोग थे तो इनके सन्यासी बनने लगे, तो क्रिश्चियनिटी खतरे में, पॉलिटिक्स खतरे में। तो कैसे ना कैसे कोई ना कोई आरोप लगा के इनको भगाया जाए कि योजना बनाएगी। और कौन सा कैसा कुछ भी आरोप लगाया और उनको मजबूर कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो आरोप लगाए मैं मुकदमा लड़ूंगा, मैं जाऊँगा नहीं। तो इनके भक्तों ने बताया वो यहाँ आपको जहर दे देंगे, किसी जगह रख के बोली। तो इसलिए फिर वो आ गए। फिर उन्हें शायद जहर भी दिया क्या? हाँ दिया था, हेलियम करके शायद कोई पॉइजन दे दिया। तो उसका नाम था इसमें कुछ ऐसा, जिसमें आदमी शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है। और वो दिखा भी कि भगवान के आखिरी दिनों में उनका शरीर बहुत कमजोर भी हो गया था। आपको क्या लगता है स्वामी जी कि आपने इतने नजदीक से देखा है भगवान को,
कि उनने यही चुना कि उनको ऐसे ही विदा मिले कि कोई उन्हें पॉइजन दे, वो अपना शरीर छोड़ें, क्योंकि ये तो बुद्ध पुरुष हैं, ये तो अपना जीवन निर्धारित कर सकते हैं कि ऐसी तो बात तो कभी नहीं कही उन्होंने, न तो वो कहा। ये जरूर है कि अपने प्रश्न क्या मुझे आज से लोग मुझे सुन कैसे लेते हैं। अच्छा, ठीक है, मुझे लगता है कि जिस समय मैं सुन कहाँ से गोली चल जाए, कहाँ से बन कोई भरोसा नहीं, ऐसा जरूर कहा है। मतलब वो बहुत पहले से ही समझते थे कि मेरी जान को कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं करी। नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। और उनके जीवन का कोई एक सूत्र स्वामी जी जो वो कभी उससे वो हटे नहीं, उस पर हमेशा फोकस रहे। वो चाहते कि उनके जो लोग सुनते हैं वो उस सूत्र को हमेशा अपने मन में रखें कि प्रेम को तो उन्होंने परमात्मा माना, प्रेम उनका मुख्य बुनियाद थी। प्रेम के सद्भाव में ही आप परमात्मा तत्व तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा, परमात्मा कोई और नहीं है, तुम ही परमात्मा हो। ये घोषणा बहुत क्रांतिकारी घोषणा है कि तुम ही परमात्मा हो, तुम अपनी भगवत्ता लेके आए हो, उसको होशपूर्वक आवेदन करो, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे पास है। उनने आदि को अंदर से जग दिया है, इसलिए अतीत के महापुरुषों को नकार क्यों, क्योंकि तुम अपने पास आ सको। तब तक अतीत के लोगों को पैर पकड़ेगा, किसी और के पैर पकड़ के कभी कोई, जब तक वो नहीं करता। तो इस कारण से उन्होंने अतीत के पुरुषों को जो कुछ भी चैलेंज दिया आदमी को करीब आने के लिए, अतीत के पुरुषों को कुछ नहीं लेना देना, लेकिन जो तुम पकड़े हुए हो उनको और तुम अपने को नहीं जान रहे, उसके लिए अतीत के पुरुषों को कहना पड़ता ताकि तुम जाग जाओ। है बात बिल्कुल, हाँ, कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है, लेकिन है बात भी सही। हुआ ये सब हुआ। अब लोग ओशो को पकड़ के जो आज के बुद्ध पुरुष हैं उनसे भटक रहे हैं। अब ना ध्यान करते हैं, बस सुनते हैं और कुछ रूपांतरित नहीं होता जीवन में। वहाँ का जमीन का विवाद ही बता। हाँ, कि जब बुद्ध पुरुष विदा होते हैं तो फिर उनको आप सब आजू बाजू में जमा हो जाती है। इसमें भी ओशो ने कई बार बोला है कि मेरे जाने के बाद ऐसा होना। हाँ, उन्होंने तो ये कहा कि मेरे कोई शरीर में रहना संभव नहीं है, मैं जब जाऊंगा कहने को मुँह से बोलूँगा। आज जो विद्वान कवि लेखक जो भी भाषण कर रहे हैं, तारीफ करने में स्वयं बराड़ी बापू ने उनकी तारीफ की। मोरारजी देसाई जी नहीं, बराड़ी बापू। अच्छा, हाँ, वो हाँ, उनकी तारीफ की। वो राष्ट्र विख्यात कवि सम्मेलन का संचालक और संयोजक कुमार विश्वास ने उसकी तारीफ की। जी, उनकी तारीफ की डॉक्टर कुमार विश्वास। अब मूल्यांकन तो कर रहे हैं, और खासकर जो बुद्धिजीवी है वो मूल्यांकन करेगा, करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। नहीं, इनको भूला तो जा सकता नहीं है। और आज भी जो हमारी उम्र के लोग हैं और सोशल मीडिया पे जितने भी लोग, वो ओशो प्रेमी बहुत हैं और बहुत उनके भीतर प्यास है ओशो के और सुनने की, जानने की। आज चलिए प्रोग्राम माथेरान में एक शिविर हुआ था। उन दिनों जीवन जागृति केंद्र के नाम से इनकी संस्थाएं चलती थी। जो जीवन जागृति केंद्र के सचिव थे महिपाल, जो फिल्म कलाकार था। अच्छा, मणिपाल। हाँ, तो वहाँ पर अचानक मुझे बुलाया गया, बोले उसको परिचय दे दो। तो भाई जबलपुर में 19-20 साल का लगा था, जबलपुर सभाओं बोल देता था, यहाँ मैं खाली आप बोली। तो उसने पलट के देखा तो मैं समझ गया कि चाहता मैं बोलो। वहाँ पर मैंने रचना सुनाई थी, वो रचना की प्रतियाँ तुरंत छपवाई गई, बंटवाई गई। अच्छा, उनके परिचय के लिए। सुनाइए ना। शब्दों से घिरे नहीं है, सीमाओं से बंधे नहीं है। शब्दों से घिरे नहीं है, सीमाओं से बंधे नहीं है, किसी सृष्टि के आधार नहीं है, किसी संप्रदाय के अवतार नहीं है, न जगत गुरु, न लेखक, न वैज्ञानिक, न उपदेशक। कभी कभी तो जी करता है कह दूं उसको कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो जी करता है कह दूं उसको कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है मेरे गीत वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जो कुछ भी मेरे गीत वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। जाते हैं, रुकते हैं, तब तक ओशो आगे बढ़ जाते हैं। जाते हैं, रुकते हैं, तब तक ओशो आगे बढ़ जाते हैं। अब तुम ही बतला दो मेरे मन, कैसे उनका परिचय दे दूँ जो सबके मन में यूं ही बढ़ जाते हैं। अब तुम ही बतला दो मेरे मन, कैसे उनका परिचय दे दूँ जो सबके मन में यूं ही बस जाते हैं।
इतने पर भी न समझो तो कह दूं उसको क्या कुछ नहीं है, बहुत कुछ है और भी कुछ है, सभी कुछ है। वाह वाह, बहुत खूब, ये आपने तब बोला था। ये माथेरान मैं बैठा और सब कभी ऐसा परिचय का बोले तो और ओशो के जो जहाँ के वो रहने वाले थे, कुचवाड़ा, गाडरवाड़ा, वहाँ कभी आपका जाना हुआ या उसके संदर्भ में? नहीं गया। उनके बहुत अभिन्न मित्र सुखराज भारती, हाँ हाँ, उनका देहावसान हो गया 2-3 महीने पहले। हाँ हाँ, बहुत क्लोज थे वो, साथ ही वाले थे। अच्छा। सुखराज भारती बहुत दीवाना था वो। मकान का नाम भी उन्होंने उसको टेम्पल रखा है। अच्छा, जबलपुर में ही है? कुचवाड़ा नहीं, वो गाड़ावाड़ा। अच्छा, गाडरवाड़ा में। ओशो का बचपन गाडरवाड़ा में ही था। हाँ। और उनका जो आखिरी था जबलपुर से जाने से, हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए। जब सत्ता को एक सवाल हुआ, उनके बाद जा रहे हैं इतने लोगों को, उसमें कालिका प्रसाद दीक्षित, नवभारत के संपादक, जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति राजौरी पांडे, प्रोफेसर कमला जैन, राजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता जो बाद में सॉलिसिटर भी हो गए थे। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को हमने बुलाया और ये सोच के कि बिलाई में ये लोग, तो बिलाई में सबने इनके लिए अच्छा हो। इनका मेरे विद्यार्थी आज बम्बई जा रहे हैं, मेरी बहुत खुशी है। किसी ने कहा तो संतों का देश है, उनमें से ओशो भी, आचार्य रजनीश भी एक संत की तरह मशहूर हुए। किसी ने कहा कि जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जबलपुर को कभी ना भूलें जी। और फिर उसके बाद मैंने उससे निवेदन किया और ये सोच के कि आज इन लोगों को बख्शेंगे। तो बोले अभी अभी कहा गया कि मैं ये संतों का देश है, उनमें से एक मैं भी हूँ। ये सब सूचना नहीं है। कोई आदमी ये कहे कि ये घर तो डॉक्टरों का घर है, इसका मतलब यहाँ मरीज रहते हैं। अगर ये संतों का देश है मतलब इतना अनैतिक था ये देश, ये अच्छी सूचना नहीं है। और मैं तो संत हूँ भी नहीं, बोले परिव्राजक हूँ। परिव्राजक कहना भी ठीक नहीं, मुझे घुमक्कर कहें, हवा जहाँ मुझे ले जाती मैं वहाँ चला जाता हूँ। और मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, हवा मुझे वहाँ ले जाए। पहले रायपुर रखी थी, फिर जबलपुर, फिर बॉम्बे। ये दूसरा कहा जबलपुर को ना भूलूँ, कभी नहीं भूलूँगा मैं। इतनी चोटें पहुँचाई है मैंने कि वो घाव तो नहीं, घाव भर ना जाए, वो इसकी चिंता रहेगी। अगर घाव भर जाएंगे फिर आऊँगा, फिर चोटें पहुँचाऊँगा। चोटें पहुँचाना ही मेरा काम है, क्योंकि चोट पहुँचाकर जिन्हें पहुँचाता हूँ वे जाग के कुछ सूचना प्रारंभ कर देते हैं। तो मैं जबलपुर कभी नहीं भूलूँगा। जबलपुर जरूर मुझे भूला हुआ था, बोले वो तो कुछ युवकों ने ये सब करवा दिया, जबलपुर जरूर भूला हुआ था। फिर मैं आता रहूँगा करके, ये सब काफ़ी बारूद प्रदर्शन था। उसके बाद वो जबलपुर कभी नहीं आया लौट? जबलपुर से नहीं आया जहाँ तक, मतलब उधर से फिर वो बम्बई चले गए थे। अमेरिका, फिर वापस आ गए। उनकी जो सभाएं होती थी जबलपुर में, तो काफी जो बुद्धिजीवी थे वो डरते थे उनसे आने में। उसके बारे में कुछ बताइए कि उनसे वार्तालाप सुनते थे। हाँ, सुन के कुछ नकारात्मक ले जाए, कुछ सकारात्मक ले जाए, बाकी आते थे, सुनते थे। जैसे मैंने बताया आपको, ये सर्वोदय नेता, बहुत मशहूर नाम है उनका, राइट टाउन में उनका मकान था, सीनियर थे बहुत। वो पहुंचते थे, गणेश प्रसाद नायक पहुंचते थे, दिवाकर पहुंचते थे। तो लोग सुनते थे, लेकिन इनके मुकाबले में कभी जैसे कोई बोलना हो, सवाल ही थी, सवाल ही। और कोई थे एक सज्जन जिनके पास आप गए थे तो उनका मौन था, उसके बारे में बताइए। उस सवाल पूछने लगे सभा कब है, तो मैंने कहा तारीख फिक्स नहीं। बोले क्यों नहीं आचार्य जी? बोले मैंने कहा गिरिजानंद दुबे जी के पास गया था, वो मौन थे। बोले तुम्हें कैसे पता लगा? मैंने कहा कि वो उन्होंने स्लेट में लिख के दिया, असित कराना, आज मैं मौन कल बात करूँगा। और तुम्हें स्लेट छीन लेना था और छीन के उसमें लग जाए ना, आपका मौन टूट गया, शब्द बन रहे, आप सिर्फ मौन नहीं, मुँह बंद है, आप मैं आपसे बात करके ही जाऊँगा।
मैंने कहा आपके कहने से मुझे पता लगा कि मॉर्निंग नहीं तो मैं भी मौन मान रहा तो मुँह बंद मौन नहीं। बहुत भीतर बैठ की बात करते थे, बिल्कुल अंदर जाके टच करने वाली बात। और एक किस्सा ये भी है हनुमान ताल का, जहाँ कोई फोटो सेशन होना था, उसके बारे में बताइए कुछ। ये मान के चले आप कि मैं हनुमान ताल धर्मशाला में पहले रहा, उस समय से जुड़ गया था इनसे। उसके बाद वहाँ से आगे निकल आया, लेकिन वहाँ के जो लड़के थे वो फोटो ग्रुप इनके साथ, उन लोगों बड़ा रिवाज था छात्रों को बिठाना, चीफ गेस्ट को बिठाना, वो ग्रुप का बड़ा रिवाज था। बहुत पहले बहुत ज़्यादा इनके पास जा रहा हूँ, कहने नहीं भाई हमारे मॉडल में शेठ गोविंदास जी वगैरह हैं, बोले खुले जाओ, मना कर दिया। वो लड़के मेरे पास आ गए, तो भैया आप किसी है, तुम डायरेक्ट क्यों चले गए? चले गए, वो मना कर दिया, देखता हूँ, चलो मैं कल ले आऊँगा। कितने बजे? बोले मैंने कहा 4 बजे सब तैयार रखना, उनकी सीट खाली रखना, और जहाँ 2-4 के बगल में जहाँ मुझे बिठाना मेरी सीट खाली। ये कह दिया मैंने। उस दिन सुबह लड़के आ गए, भैया आज 4 बजे ले आओगे ना? मैं उनसे कहा ही नहीं था मैंने, और ना स्वीकृति दी थी ना, सीधा मैं 3 बजे पहुँचा। मैंने सुबह तक आज कुछ कर रहा है, बोले नहीं कुछ नहीं, बोलो। तो क्या चलिए ना, उन्होंने गाड़ी निकाली, भीतर गया, थोड़ा हाथ वाश किया, नैपकिन रखी, गाड़ी निकाली। मैंने कहा पूछें कहाँ चलना है? ठीक पूछा, और सीधे गाड़ी कहाँ? रानी ताल की तरफ। ये रास्ता तो वही है। उसके बाद वो सीधे दमोना का किताब, ये भी ठीक रास्ता वही है। उसके बाद वो शेठ गोविंदास के महल की तरफ, फिर नहीं पूछा, और सीधा हनुमान ताल धर्मशाला में जाके सामने रुक गया। बोले क्यों आज यहीं आना? आचार्य जी आना तो यही था, आपने पूछा नहीं? बोले चलो कुछ नहीं। उन्हें कैसे पता? क्या वही तो कुछ चीज़ों का जवाब दे रही मेरे पास, लेकिन सत्य घटना है। फिर वहाँ ग्रुप हुआ, वहाँ इनके लिए बादाम पंजाब रखते थे लोग, ज़्यादा से ऐसे उठाने। फिर वहाँ से निकले, चलो ऐसे आदमी को बताऊँ ड्राइविंग क्या है। अच्छा। कार तो दरवाजे में खोलते थे, ऐसे खोलते नहीं कि पुरानी इसका कोई हर बार का सवाल है। और चली ड्राइविंग का गाड़ी घाट गए हम लोग साथ, गाड़ी घाट लौट के आके फिर पानी गिरने लगा। एक पानी गिरने लगा तो एक गाड़ी किनारे लगाने लगा। मैं सोचा पानी के कारण ड्राइविंग दिक्कत जारी होगी। गाँव में दरवाजा पूरा बाहर, बोले जी बाहर आओ। उनका शायद पानी है, तुम बाहर तो आओ, क्या हो रहा है? नहा रहे ये मौसम बरसात को उनका समझते, परमात्मा आया है, परमात्मा बरसा और भीतर बैठे आनंद हो इसका। तो 2-4-5 तक बघारे दोनों पीछे गाड़ी में बैठे, तो बहुत अजीब जिस स्थिति जिस लेवल को जीते वो एक लाइटेड व्यक्ति। वो फोटो जो उनने ली थी वो अभी अवेलेबल होगी कहीं पे? कौन सी? जो उनने खींची थी स्टूडेंट्स के साथ फोटो, जो आपने खिंचवाई। कौन सी वाली फोटो जो फोटो कुछ तो है मेरे पास, इस समय देखना है तो उसको मेरी वीडियो भी करी थी, उसमें बोलने वाला आपको। हाँ। और जबलपुर में एक स्थल है बेड़ा घाट मार्बल रॉक करके, उसमें भी कुछ उनने बोला है। मार्बल रॉक का कुछ बोला है ऐसा मेरी जानकारी नहीं हो सकता, मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं कि वहाँ के मार्बल रॉक की कुछ बोला हो। कुछ मज़ेदार किस्से जो ओशो के संदर्भ में हो आपके नज़र में, कुछ फनी इंसिडेंट? होली के चंदा लेने आए। अच्छा। वहीं बैठा मैं डांग वाले मकान भवन के नाम पहुँचने के लिए तो राजे में करके उन्होंने नाम हो सकता है रस्सी पीछी कर दी लोगों ने। अरविंद से चंदा लेना, इनसे क्या लेना बात करना, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं आता है। कैसे आए? आ जाइए अरविंद भेजे, वो अरविंद को जो काम बताओ मुझे बताओ ना, किसी क्या पता बोले आचार्य जी अच्छा होली के संगा लेने आए। आचार्य जी 1 सेकंड नहीं लगे, पिछले साल तो गए, 6 साल तो नहीं दिखाए होली का चंगा। बोले आचार्य जी पिछले साल तो कैसे सांस के विद्यार्थी
एक प्रयोग अगर कर दिया, सफल भी तो नहीं करना पड़ता, असफल भी तो नहीं करना पड़ता, तो प्रयोग कर चुके फिर कर रहे। तो मुराद ने एकदम कहता सर आचार्य जी इस साल कर दूँगा, आप नहीं करना तो इतनी जल्दी नहीं विचार करना। तो इस ढंग से बड़े फनी थे, बहुत फनी। एक बार पूछा आता ना एक मंत्रों कार्यक्रम के, हाँ उसमें लिखा रहता किसी कड़ा का मंदिर जी में लगा दें, ऐसा लिखा रहता आदमी। तो क्रांति बैठी बोला, क्रांति जी को क्या लिखा, इसे पढ़ाकर मंत्री जी में आग लगा आग क्रांति वाले, हाँ मेरे को तो मियासी आ गई। बोले अजी यही होता है, आदमी जो आप नहीं पढ़ता है उसको शब्द दे दो, शब्द का लिखा होता है, जो आदमी लिखा था तो बड़े जरूरी थे, बहुत जरूरी। और शादी को लेके उनके क्या विचार थे? शादी का उनके व्यक्तिगत पर तो नहीं मालूम उनका क्या रहा है। मैंने अपनी शादी के समय पूछा था, आपने कि नहीं आप मेरी शादी की मना नहीं कर, भाई तुम कर लो, तुम्हारी शादी का अनुभव मेरा बन जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम कर लो। तो बाकी व्यक्तिगत रूप में कम निर्णय ऐसा लिया शादी नहीं करना, ये तो जानता। आपने जब उनसे मिला था आप, तो आपने अपने परिवार को बताया था कि एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ ऐसा? अच्छा, हमारा बड़ा लड़की को बता रहा हूँ, इंदौर शादी हुई मेरी। अच्छा। तो ये इंदौर कार्यक्रम में जाते थे, मेरी वाइफ के दूसरे रिलेशन में भी आते थे, तान पंखी को भी थी वाइफ। ओके। तो इंदौर कार्यक्रम में तो इनकी घर पर होती है मेरी वाइफ का जो माया था। अच्छा। हमारे साहब सिखासन जैन घर पर हुआ करते थे, साहित्यकार थे उनके घर, तो इनको जानते थे। तो बल्कि शादी मेरी हुई तो उनके पास गया, इनको देखे सीधा बोलते संतोष वाइफ का नाम था, संतू ये मेरे उपयोग का ज़्यादा, तुम्हारे उपयोग का काम है, ध्यान रखना बोले। अरे वाह, बहुत जरूरी। आपकी एक किताब भी अभी आपने शायद तैयार है संस्मरण की, इसका संस्मरण चाहता लोग लगा है जाता। उसके किताब में कुछ बातें हों जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? लगभग काफ़ी शेयर हो चुके हैं प्रश्न में। अच्छा। और संस्मरण है बहुत। हाँ, ये आपने कब लिखे संस्मरण? ये मैं उस पीढ़ी में था, करीब मैंने रफ तो मेरा मर गया था 4-5 साल पहले। और आप आशा करेंगे अतीत का सेंस कोर्सों के साथ जो जीवन दिया है वो घटनाएं मुझे याद है, अतीत का बहुत ज़्यादा याद नहीं, लेकिन इनके साथ ज्यों थी त्यों जब लिखना मैंने चालू किया तो समझ लो प्रेशर संस्मरण 4-5 दिन के अंदर एक वो प्रकाशित आप कराएंगे ना? कराएंगे, लगा तो उनको तो बताता आपको। और कुछ अपन आखिरी कंक्लूजन में है वीडियो के, कोई कहानी, कोई घटनाएं आपके मन में याद आती हूँ जो आप शेयर करना चाहें? क्योंकि भगवान के जो ज़्यादा टाइम है पुणे का और अमेरिका का वो लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये जो बातें हैं ये लोगों को पता नहीं है और पता चले। सबके दूसरों के लिए का होटल होता है, तो यही कारण है वो जब बोलते तो कोई किताबों से निकाल के नहीं लाते, उनकी अंतर नहीं दूसरा से जो कुछ शब्द निकल जाए वो शब्द ब्रह्म बन जाता है, तो उसी ब्रह्म को पढ़ोगे। मैं ये कह सकता हूँ उसको परम अस्तित्व के हिस्से थे, है और रहे, एग्जिस्टेंस के साथ सदैव सदैव मौजूद रहेंगे। जो जानकर जीना चाहते उनके लिए उसको कभी ले जाए, जानकर जीना वो पूर्वक जीना चाहते तो अपने को पहचान के जीना चाहते, क्योंकि अपन को कन्फ्यूजन है, मैं आदित्य हूँ, मैं मुझे कन्फ्यूजन है, हाथ हूँ मैं पैर हूँ, अपना आइडेंटिफिकेशन सिर्फ अपनी श्वास वो है आप, और श्वास की ना कोई जाति होती ना संप्रदाय होता, तो आपका एग्जिस्टेंस, आपका होना श्वास का सिर्फ आपका परिचय चलता है। और श्वास एक ऐसा मामला कि आप नहीं छोड़ते ले वो आ रही है जा रही है, तो मामला भी उसने अपने पास तो आ रही है जा रही है,
तो श्वास हमारा आइडेंटिफिकेशन और श्वास के करीब बैठने की परम शिक्षा देने वाला इस पृथ्वी में कोई हुआ है तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद।